आज हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, पीएससी, आरएएस, एमपीएस या जो भी साउथ इंडियन स्टेट है, आपको ये ऐसा टॉपिक है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो आज हम पहले बात करेंगे कि मैं आज अभी आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम उनके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। उनकी पूरी जीवनी के बारे में एक 5-6 स्लाइड में हम आपको बता देंगे। उसके बाद उनका एक इम्पॉर्टेंट आविष्कार है, उन्होंने इसकी स्थापना की है, वो है शांति निकेतन, जो काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाई करते हैं तो ये शांति निकेतन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चित्रकारी काफ़ी वो फेमस है। समाज के बारे में क्या सोचते हैं, भाषा के बारे में उनकी क्या सोच है और रविंद्र संगीत क्या है, इन पे हम बात कर लेंगे। आपका रविंद्रनाथ टैगोर किसी भी आईएएस एग्ज़ाम हो या किसी भी पीएस एग्ज़ाम हो, इसमें आप एक क्वेश्चन 100%। और स्पेशली मैं अगर बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी में तो एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। तो आप सोच लीजिए 5-6 मुश्किल से 15-16 पीडीएफ स्लाइड है इस, यानी कि 4 से 5 पेज है, मुश्किल से 4 से 5 पेज भी नहीं होगा। और बहुत आसान भाषा में, बहुत जनरल भाषा में मैंने आपको समझाया है और सबको पॉइंट वाइज मैंने अलग करके दिया है। आपको मैंने इतना दे दिया है और इतने शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया है कि इनके व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है। तो बहुत अच्छा नोट्स है, आपको इस तरह से नोट्स नहीं मिलता है जल्दी। तो प्लीज़ आपको अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, कैसर आज़ाद कैसर आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। आइए, पहले हम उनके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, उनके बारे में अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना हो तो मैं कैसे देता। वे एक अच्छे लेखक, कवि, इनसे उपन्यासकार, कथाकार, बेजोड़ चित्रकार, महान देशभक्त, दुनिया को अपने कदमों से नापने वाले एक नायाब सैलानी, अद्भुत शिक्षा शास्त्री, शानदार अभिनेता और संगीत की एक नई शैली के को जन्मदाता। ठीक है, यहाँ पे ये जन्मदाता, शैली के जन्मदाता यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जन्मदाता। एक्चुअली थोड़ा सा कभी कभी टाइपिंग में दिक्कत होती है, तो ठीक है। ये इतना है कि ये पहला जो लाइन है ना, किसी भी एग्जामिनर को इतना अद्भुत कर देगा। आपकी इस तरह के अगर वाक्य लिखते हैं, कह रहा है ना कि एक अच्छे लेखक, कवि, उपन्यासकार, कथाकार, चित्रकार, दुनिया के महान देशभक्त, अपने कदमों से दुनिया को नापने वाले अद्भुत सैलानी, अद्भुत शिक्षा शास्त्री, अभिनेता, संगीत की एक नई शैली के जन्मदाता। ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन मतलब होता है। ठीक है, पहला पैराग्राफ में तो मैंने ये लिखा है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ये 1861 के आसपास इनकी पैदाइश हुई थी। 60-61 ये याद रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली डेट मुझे याद नहीं, लेकिन 1860। ठीक है, 18वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी, ये 19वीं सदी होना चाहिए। ठीक है, 19वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी के बीच दो ऐसी विरासत पनप रही थी। उसमें एक था साम्राज्यवादी विरासत, तो दूसरा था टैगोरवादी परिवार। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अमीट पहचान छोड़ी। इसमें एक नकारात्मक, साम्राज्यवादियों ने नकारात्मक, तो दूसरा है सकारात्मक। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार सकारात्मक अपनी पहचान छोड़ी है, तो साम्राज्यवादियों ने नकारात्मक। ये नकारात्मक कैसे, इनको देख लेते हैं। एक तरफ साम्राज्यवादियों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे थे, अपने साम्राज्य को खड़ा कर रही थी। तो वहीं पे भारतीय जो उद्योग थे वो काफ़ी पनप रहा था, लेकिन उसका आर्थिक शोषण कैसे हो रहा था वो देखिए कैसे हो रहा था। उद्योग ने ब्रिटिश बाजारों को चौपट कर दिया था। भारतीय जो उद्योग है, ब्रिटिश उद्योगों को चौपट कर दिया था। भारतीय कपड़े ब्रिटिश के हर घर में पाया जाता था। भारतीय मलमल काफ़ी प्रसिद्ध था। हर किसी का शौक़ होता था कि भारतीय मलमल और यहाँ के बने वस्तुओं का प्रयोग करें। ऐसे में ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि भारतीय वस्तुओं को ब्रिटेन आने से रोके।
ऐसा करने के लिए ब्रिटिश सरकार नए नए कानून बनाए। ठीक, भारतीय उद्योग खास करके कपड़ा और मसाला, तो कपड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ का कपड़ा इतना प्रसिद्ध था कि उनको काफ़ी पसंद आता था। ब्रिटेन के लोगों को कहा जाता है कि उनके परिवार के हर जगह, हर घर में, हर स्तर पे भारतीय कपड़े पाए जाते थे। और यहाँ का मलमल तो वहाँ एक शौक था, फैशन था कि मैं एक रेपुटेशन भरी नज़रों से लोग देखते थे कि मैं भारतीय कपड़ा पहना हूँ। ब्रिटिश के जो उद्योग धंधे थे काफ़ी चौपट हो चुके थे, भारतीय उद्योग काफ़ी फल फूल रहा था, लेकिन वहाँ के उद्योगपतियों ने अपने सरकार पर दबाव डाला और कई ऐसे कानून बनाए जिसमें आगे उसके दुष्परिणाम देखेंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। 40 से 400% तक के टैक्स भारतीय वस्तुओं पर लगा दिया गया। ऐसा न्याय आप दुनिया में कहीं देखेंगे नहीं, उसी को मैंने आगे लिखा है। ठीक है, तो मैंने कहा दो पर ये विरासत पनप रही थी। एक था साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादियों ने क्या किया ये दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, भारतीय उद्योग का कैसे दोहन कर रहे हैं। दूसरा था सकारात्मक, उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन अभी नकारात्मक में ही यानी साम्राज्यवादियों की एक पैराग्राफ और देखते हैं जिसमें भारतीय वस्तुएं ब्रिटेन जाने से रुक जाए। ऐसे कानून बनाए कि भारतीय जो वस्तुएं हैं वो ब्रिटेन जाने से रुक जाए। इस कानून से 1813 तक भारतीय उद्योग का पतन हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में ब्रिटिश उद्योग काफ़ी फला फूला, वहाँ का निर्यात बढ़ गया। अब यहाँ की वस्तुओं पे क्या हुआ, टैक्स इतना लगा दिया गया कि वहाँ अब जाने में सक्षम नहीं रहा। जाता भी था तो इतना महंगा होता था कि लोग खरीद नहीं पाते। जब डिमांड नहीं हुआ तो फिर यहाँ से लोग कौन भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ के उद्योग धंधों पे इतना ज़्यादा पाबंदी लगा दी ब्रिटिश सरकार ने कानून के माध्यम से। वहाँ के उद्योग धंधों का विकास हुआ, वहीं भारतीय वस्तुओं पर 400% तक कर आरोपित कर दिया गया। दुनिया में ऐसा अन्याय कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बंगाल के बंदरगाह ब्रिटिश जहाज़ों से भरे रहते थे और इनको सुविधा मुहैया कराने के लिए भारतीयों की सहायता लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो भारतीय उद्योग को किस तरह से उसने चौपट किया मैंने यहाँ तक आपको दिखा दिया। अब उनको क्या होती थी, उनके जहाज आते थे, बहुत सारे उनके कारोबारी होते थे, उद्योगपति होते थे, उनके लोग होते थे, या उनके जहाज़ों के लिए माल की ढुलाई के लिए भारतीयों की सहायता की जरूरत तो पड़ती थी। उसी में एक परिवार था पंचानंद ठाकुर। पंचानंद के पूर्वज पश्चिम बंगाल से जाकर बंगाल में बस गए थे। इसके पीछे का कारण था इनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार। ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इनका परिवार रहने वाला था, रविन्द्रनाथ टैगोर का। वहाँ पे ये भी एक ब्राह्मण थे, वहाँ पे ब्राह्मणों ने इनका विरोध कर दिया। कारण ये था कि एक उसी समाज में उनके घर के बगल में एक पीर अली नाम का एक व्यक्ति रहता था, वहाँ से मांस के पकने की खुशबू आई, तो इल्जाम ये लगा कि इनके कहीं ना कहीं सहयोग से या इनके संरक्षण में ऐसा लोग कर रहे हैं। तो इनका सामाजिक बहिष्कार हुआ और ये इस बहिष्कार के कारण ये यूपी छोड़ करके बंगाल में जाके बस गए। ठीक है, अब ब्रिटिश जो होते थे, एक्चुअली यूपी में क्या कहा जाता है, ठाकुर भी कहा जाता है। ठीक है ना, ब्राह्मण जो होते हैं उनको ठाकुर भी है, उनका ये चलता है। तो ठाकुर कहने में उनको दिक्कत होती थी, तो उसका प्रोनाउंस उन्होंने कर दिया टैगोर। ठीक है, क्या कर दिया, टैगोर, ठाकुर को टैगोर। ठीक है, तो इनके जो पूर्वज थे वो उनका एक फेमस है वो पंचानंद ठाकुर। ठीक है, पंचानंद ठाकुर उनके पूर्वज थे जो जाके वहाँ बस गए थे। किस कारण से, यहाँ पे सामाजिक बहिष्कार हो गया था, और सामाजिक बहिष्कार हुआ था वही एक परिवार था जो मांस पकाने के आरोप लगा था उस पर। ठीक है, और कहा जाता था कि इन्हीं के सहायता से वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है, देखिए, देवेंद्रनाथ ठाकुर और माँ शारदा के पुत्र थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माँ शारदा के 14वें पुत्र थे। ठीक है, इनके 13 और भाई बहन थे, ये 14वें थे, जिनका दुनिया हो यहाँ भारत, दुनिया और भारत में कई क्षेत्रों में नाम रोशन हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर का दुनिया में ही और भारत में ही, साथ साथ दुनिया में ही, ठीक है, क्षेत्रों में नाम रोशन हुआ है। इनके परिवार के पास टैगोर एंड कंपनी नाम की एक संस्था थी, जिसके पास हजारों बीघा ज़मीन, छोटे जहाज, नील की खेती,
ठीक है, इत्यादि इत्यादि होते थे। इनके परिवार का शुरुआती समय राष्ट्र के निर्माण में योगदान रहा है, जैसे कि इनके परिवार का शुरुआती दौर में राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान रहा है उसको हम देखते हैं। इनके परिवार की सहायता से काफ़ी तो धनी मनी थे, 1000 बीघा ज़मीन था, कंपनियां चलती थी, छोटे छोटे जहाज होते थे, खेती थी, नील की खेती थी, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे बागान थे। तो काफ़ी समृद्ध परिवार था, इनका पैसा वाला परिवार था। तो लेकिन इनके परिवार में वो तत्व, राष्ट्र निर्माण का तत्व इनके शुरू से आ रहा था, ठीक है ना। और ये काफ़ी धर्मनिरपेक्ष सौहार्दपूर्ण परिवार था इनका, सामाजिक समरसता को बरकरार रखने वाला परिवार था, और राष्ट्र निर्माण में तो इनके परिवार की भूमिका रही है। उस जमाने में कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण किया गया इनके परिवार द्वारा, साइंस कॉलेज का निर्माण किया गया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया। भारत में वैज्ञानिक संस्थानों की नींव डालने में इन परिवार की अहम भूमिका रही है। जैसे कि कौन कौन से वैज्ञानिक संस्थान हैं, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक नींव डाला था, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, वैज्ञानिक संरक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है। इस तरह के राष्ट्र निर्माण में इन्होंने बहुत अहम भूमिका इनके परिवार ने निभाई है, ठीक है। ये सब इनके बारे में इतना इंट्रोडक्शन है कि आप अगर लिख देते हो ना तो एग्जामिनर तो काफ़ी खुश हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, और बिहार के लिए तो इतना मैंने लिख दिया कि इससे आप ज़्यादा लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता राजा राम मोहन राय के साथ बंगाल में सामाजिक जागरण का कार्य किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय आप समाज सुधारक, इनके साथ बंगाल में सामाजिक जागरण का कार्य किया था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली पत्रिका अभिलाषा निकली थी, जो 12 वर्ष की ही मातृ उम्र में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसी के अगले वर्ष इनकी माता का देहांत हो गया, परंतु इनके बड़े भाई ने इनका साथ दिया, ठीक है। इनके एक इंट्रोडक्शन है। 1875 में जब जॉर्ज लिटन भारत आया वायसराय बन के, तो उन्होंने मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन पर इतनी टिप्पणी की, व्यंग लिखा कि ये काफ़ी चर्चित हो गए उस वक्त, ठीक है। उस वक्त एक्चुअली इनके वो पढ़े लिखे थे ना, तो इनका परिवार देख रहा था कि वो कैसे भारत का शोषण करते हैं, क्या क्या अत्याचार हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने लिटन पे इतने कम उम्र में भी लिखा था, ठीक है। वह अपने भाई के पास अहमदाबाद गए, वहाँ उनके अंदर संगीत की ललक पैदा हो गई अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद जब गए थे तो एक संगीत की ललक पैदा हो गई। आगे अंग्रेजी सीखने के लिए वो पांडुरंग के साथ मुंबई चले गए, फिर अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैंड गए वहाँ हायर एजुकेशन के लिए। लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई, परंतु परिवार का कुछ ऐसा वहाँ से जो वो लेटर भेजे, कुछ फ़ोटो वगैरह भेजे, तो कुछ देख करके परिवार विचलित हुआ, लेकिन परिवार बीच में ही उनको पढ़ाई छुड़वा के वापस बुला लिए, ठीक है। तो परिवार के दबाव की वजह से वो बीच पढ़ाई छोड़ करके भारत आ गए, लौट आए। परिवार के लोग अपने अपने कामों में तो व्यस्त होते थे, ठीक है, जिसके कारण से उनको एक अकेलापन महसूस होता था। और उनके जीवनी के बारे में मैंने आगे लिखा भी है कि वो परिवार तो इतना समृद्ध था, अपने अपने व्यापार में लगा हुआ था, तो बच्चों को टाइम देने के लिए उनके परिवार के पास समय नहीं होता था। तो ये इनका भी लालन पालन जो है नौकरों के हाथों में, और नौकरों ने काफ़ी, जब परिवार के लोग नहीं रहते थे घर में, उनको काफ़ी एक दबाव, मानसिक दबाव बना करके पाला था उनको। और फिर वो जब आए तो एक तो अकेलापन महसूस कर ही रहे थे, बचपना में नौकरों ने सताया, तो काफ़ी दुखी मन से मतलब ये रहते थे, ठीक है। ऐसे में भी उन्होंने बचपन में नौकरों के साथ अपना ज़्यादातर समय गुजारा था। इस अकेलापन की वजह से उन्हें काफ़ी दुख भरी संगीत और गीतों की रचना की। एक तो बचपना वैसा गुजरा, वहाँ से आए तो परिवार के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है, तो काफ़ी एक गम, माँ डेथ कर चुकी थी, तो काफ़ी एक मतलब अकेलापन महसूस होते थे। इस अकेलापन की वजह से दुख भरी संगीत की रचना करी उन्होंने, जिसमें वाल्मीकि प्रतिभा एक है उनकी, वाल्मीकि प्रतिभा यहाँ देखिए, और काल प्रसिद्ध रचनाएं हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वाल्मीकि प्रतिभा और काल मिर्जा काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं उनकी रही हैं। आगे इसी क्रम में मैंने इनके बारे में, वो एक तन्हा दिल कई चीज़ों के बारे में सोचने लगा।
अकेले रहते थे वो, जाहिर सी बात है अकेला मन तो क्या क्या न सोचे। तो ऐसा वो सोचते थे, जैसा कि एक्टिंग करना, एक्टिंग के बारे में, नाटक लिखना, संगीत की रचनाओं को आकार देना, आध्यात्मिक सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे वैचारिक रूप से हुए और अपने कलमों से उकेर करके। और एक तो वो एक्टर भी थे, संगीतकार भी थे, रचनाकार भी थे, गीतों को बोल देते थे, संगीतों की रचना करते थे, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड थे वो। इसी समय एक और दौर आया जब भारत में पश्चिम शिक्षा के दो खेमे बढ़ चुके थे। ये एक ऐसा समय आया जो भारत में जो पश्चिमी शिक्षा थे उसके दो गुट, एक उनको मानने वाले, एक उनके विरोधी पश्चिमी शिक्षा के। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार की कट्टरता के खिलाफ थे। अगर उनका कहना था कि पश्चिमी समाज में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसको एक्सेप्ट करो, यहाँ हमारे समाज में कुछ दकियानूसी है, कुछ कमियां हैं तो उसको ख़त्म करो, उसको क्या जरूरी है ढोके लेके चलने की, इसके वो खिलाफ थे। वही कहते हैं किसी भी प्रकार की कट्टरता के खिलाफ थे। रविन्द्रनाथ टैगोर खुद बाल पत्रिका निकालते और बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की प्रकृति पर नज़र डालते। बाकी और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिसमें भारती, चित्र, पोस्टमास्टर, नंदी, चैताली, विदाई, अभिशाप, बैकुंठ, शिव कुमार सभा और काबुलीवाला। ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये सब, ठीक है ना। शताब्दी के शुरू में ही नष्ट नहीं, यानी कि 1900 के शुरू में ही, ठीक है, शताब्दी के शुरू में ही नष्ट नीर ने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। चारुलता में आधुनिकता, ये याद रखिएगा, चारुलता में क्या है, आधुनिकता और परंपरा के बीच परस्पर विवादों को दिखाया गया है, ठीक है। वो बिल्कुल बंद के रहना नहीं चाहते थे, वो काफ़ी खुले विचार के थे। जो पॉजिटिव चीज़ें अगर कहीं से वो मिलती तो वो लेते, उसके वो कट्टर विरोधी नहीं थे कि वो कहाँ से आ रहा है, किसी भी धर्म जाति से हो, किसी भी समाज से हो, संस्कृति को हो, उसको वो एक्सेप्ट करते थे। तो इसलिए वो आधुनिकता और परंपरा के बीच वो परस्पर विवादों को इसलिए उन्होंने चारुलता में दिखाया। इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला, उनकी गिरफ्तारी हो गई और आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया। इसी दौर में रविन्द्रनाथ टैगोर भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, तिलक की रिहाई के लिए फंड की व्यवस्था किया और उनकी रिहाई के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, ठीक है। तो यही वो दौर था जब बाल गंगाधर तिलक पे राजद्रोह का मुकदमा चला, उनको छुड़ाने के लिए वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, काफ़ी आक्रोशित थे, काफ़ी गुस्से में थे, तो फंड की व्यवस्था की, बाकी जो भी कर सकते थे वो किए। अब आगे है इनके 1905 का दौर आता है। यहाँ से देखिए, बंग भंग आंदोलन को लेकर के उनके भीतर एक आक्रोश था। इस आक्रोश में उन्होंने वैल्यू और कविता और लेखों और कविता की झड़ी लगा दी, कविता और लेखों की झड़ी लगा दी। अपनी कलम से मुल्क के लिए शक्तिशाली हथियार पैदा करते रहे। उनके गीत जब गाए जाते थे तो लोगों के अंदर एक जोश, आक्रोश पैदा हो जाता था। इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगने लगते थे, भारत माता की जय, हम एक हैं, एकता की जैसे बंधुत्वा की भावना जगती थी। तो इससे अंग्रेज काफ़ी विचलित होते थे। यहाँ तक कि इस गीत को गाने, इनके गीतों को गाने पर पाबंदी लगा दी। जो लोग गाते थे, गुनगुनाते थे, उनको स्कूल कॉलेजों से बाहर निकाल दिया गया बच्चों को, ठीक है। उसी को मैंने आगे लिखा है। इनके गीतों ने भारतीयों के भीतर ब्रिटिश के प्रति आक्रोश पैदा होता था। इससे देश ब्रिटिश हुकूमत के गीतों पर पाबंदी लगाने लगे, ठीक है। ब्रिटिश हुकूमत इनके गीतों पर पाबंदी लगाने लगे। बच्चों को स्कूल कॉलेज से निकालने की इजाज़त दी गई, ठीक है, अगर आप गाते हुए पाए जाते हो तो। तब इन्होंने पढ़ने के लिए टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल की और कॉलेजों की स्थापना की, ठीक है, शांति निकेतन। परंतु यह बंग भंग आंदोलन हिंसक हो गया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा में कभी विश्वास नहीं करते थे, जिसकी वजह से इस आंदोलन से वो अपने आप को अलग कर लिए। हालांकि उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई इस आधार पे। लेकिन स्वदेशी आंदोलन में
ऐसा नहीं कि वो अलग हो गए या अंग्रेजों के साथ हो गए। वहीं पे स्वदेशी आंदोलन यानी बंगभंग आंदोलन में देखेंगे सभी को रक्षाबंधन यानी एकता का प्रतीक है ना, रक्षाबंधन एक मजबूती का रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाने का उन्होंने कहा था कि आप लोग मनाइए, इससे एकता पैदा होती है। प्रतीकों का सहारा लिया। इसी दौर में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने प्रसिद्ध उपन्यास गोरा की रचना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही यानी बंगभंग आंदोलन के दौरान ही उन्होंने काफ़ी फेमस एक उपन्यास है गोरा की रचना की, जो अंदर से चेतना को जगाने वाली थी। ठीक है, इनका ये गोरा पत्रिका ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अब आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप देखिए। विश्व प्रसिद्ध उपन्यास गीतांजलि की रचना की। इसकी एक एक कविता बेमिसाल है, जिसके लिए 13 नवंबर 1913 को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। यह एक ऐसा घोषणा था जो किसी भी एशियाई देश के किसी भी व्यक्ति को मिलने वाला यह पहला पुरस्कार था। आज तक के इससे पहले एशिया के किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, और भी साहित्य में। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक गुलाम देश के नागरिक को इतना बड़ा सम्मान, ये बाकी लोगों के लिए दरवाज़ा खोलने का काम किया था इन्होंने। तो उसी को मैंने आगे लिखा है। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि सिर्फ गीतांजलि से उनका व्यक्तित्व नापना उचित नहीं है। दर्शन, साहित्य, उपन्यास, कला और आदि इनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण अंग है। इन सब के जरिए विश्व में अपना परिचय दिया। नीयत को क्या पसंद था कि एक तरफ गांधी तो दूसरी तरफ टैगोर, ऐसे दो महान विभूतियों का मिलन का समय यही था। उधर गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार, गांधी जी आ गए थे भारत। इसी दौर में दोनों की मुलाकात हुई। गांधी जी कलकत्ता गए, शांति निकेतन में उनसे मिले, काफ़ी घंटों बैठे, वहाँ रुके भी। दोनों में काफ़ी राष्ट्र को लेकर के बातें हुई। लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि दोनों के विचारों में मतभेद था, लेकिन दोनों का एक ही ये था कि भाई हमको एक मंजिल तक पहुँचना। दोनों का मंजिल एक था, विचार अलग थे, रास्ते अलग थे, तरीके अलग थे, लेकिन मंजिल एक था। ठीक है, दोनों के विचार अलग। वही उसी को मैंने यहाँ लिखा है। जब गांधी भारत लौटे तो वह बंगाल जाकर शांति निकेतन में गुरुदेव से मिले और खुले आसमान के नीचे दोनों ने बैठकर घंटों बातें की। लेकिन दोनों के विचार में मतभेद था, लेकिन मंजिल एक थी पर रास्ते अलग अलग थे। ठीक है, दोनों का मंजिल एक था पर रास्ते अलग अलग थे। अब आते हैं उनके शांति निकेतन की हम बात करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर पे कोई प्रश्न आता है और इसे शांति निकेतन का आप वहाँ पे नहीं लिखते हो तो फिर तो बेईमानी है, कुछ समझो कि कुछ आपने लिखा ही नहीं। तो शांति निकेतन पे हमें लिखना बहुत है, महत्वपूर्ण है। तो मैंने इसको काफ़ी डिटेल से लिखा है। आपको यहाँ से जो भी बेहतर लगता है आप यहाँ से आप निकाल सकते हो, लेकिन मैंने जो जितना हो सका कि मैंने लिखना चाहिए मैंने लिखा है। हाँ, बीपीएससी में तो इतना बड़ा आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यूपीएससी में तो आपको इतना मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका एक समरी आप तैयार कर लोगे अपने भाषा में। चलते हैं शांति निकेतन। 20वीं शताब्दी के प्रथम वर्ष में प्रसिद्ध शांति निकेतन की स्थापना हुई, जो आज दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में से एक है। हिमालय की यात्रा पर रविन्द्रनाथ टैगोर का पहला पड़ाव शांति निकेतन था। टैगोर का स्कूल के प्रति बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं था। वह शिक्षण संस्थानों को अपने तरीके से संजोना चाहते थे, इसलिए 1901 में शांति निकेतन के भीतर ही आश्रमों की शुरुआत की, जिनका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम रखा गया, जिसमें 5 छात्र 5 शिक्षकों से आश्रम की शुरुआत हुई। इसमें शिक्षकों में विदेशी शिक्षक ही ज़्यादातर थे। ठीक है, और प्रकृति को और यहाँ देखिए ये लाइनें अपने आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी। और प्रकृति को ही सबसे बेहतर शिक्षक माना गया। इस कारण वृक्षों के नीचे कक्षाएं लगती थी। इनमें जो शिक्षक थे वह भारतीय संस्कृति और इतिहास के पैरोकार थे। इस आश्रम में सुबह सुबह गायत्री मंत्र का पाठ होता और गुरुदेव बच्चों को गायत्री मंत्र का अर्थ समझाते थे। अध्यापकों के बारे में वो कहते थे कि अध्यापक ज्ञान के दीपक के समान होता है। इनके ज्ञान से बच्चे सीखते हैं।
इस आश्रम के माध्यम से गुरुदेव स्वतंत्रता और देश को संवारने के लिए गाइडेंस का काम करते थे। ठीक है, देश की स्वतंत्रता और देश को संवारने के लिए गाइडेंस का काम करते थे। आश्रम में दुनिया भर से बेहतर टीचर लाए गए, जिसमें आर्टिस्ट, साहित्यकार, विज्ञान के शिक्षक रहते थे। यहाँ के छात्र सुबह सुबह उठकर राग भोपाली गाते, प्रभात फेरी निकालते, एक्सरसाइज करते। इसके बाद खुले आसमान के नीचे कक्षाएं शुरू हो जाती। शाम को खेल और बागवानी। शांति निकेतन देश भर में विकास के मार्ग पर चल रहा था। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये बाकी और भी एक्टिविटी में काफ़ी एक्टिव रहते थे, क्योंकि ये मानव का संपूर्ण विकास चाहते थे। मानव का संपूर्ण विकास, और मानव का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब बाकी चीज़ों में भी, सिर्फ आप पढ़ाई में ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी आप एक्टिव रहो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसी का है, शांति निकेतन पे ही है। देश भर में शांति निकेतन में बाकी छात्रों के लिए रास्ता खोलने का दबाव बढ़ रहा है। मतलब शांति निकेतन इतना फेमस हो गया था उस टाइम में, और इतना अच्छा एजुकेशन होता था, ये वर्ल्ड फेमस हो गया था। तो देश भर से इन पे काफ़ी दबाव पड़ा कि भाई बाकी देश के बाकी छात्रों के लिए भी रास्ते खोले जाए। लेकिन आर्थिक तंगी, वो तो काफ़ी सूद ब्याज पे पैसा लेके इस शांति निकेतन को चलाते थे। परिवार के ज़मीन बेचे, घर बेचे, जैसे तैसे। बाद में तो कुछ मजबूर होकर के बच्चों पे 12 या 13 रुपये महीना बांध दिया गया। और देखते हैं आगे, इसमें मैंने लिखा है। इसी बीच 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में गुजरात के पूंजीपतियों की रविन्द्रनाथ टैगोर से मुलाकात हुई। इन उद्योगपतियों ने आर्थिक सहायता देकर शांति निकेतन को आम लोगों के लिए खोल दिया। इसकी ख्याति को देखते हुए शांति निकेतन का नाम विश्व भारती रखा गया। ठीक है, आज विश्व भारती भी कहते हैं। विश्व भारती के बारे में कहा गया कि यह किसी व्यक्ति की नहीं रही, यह सारे संसार के लिए खुल गई है। इसमें एशिया के लगभग सारे देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह विश्व भारती एक वैश्विक संस्था बना जो शांति निकेतन में स्थित है। यह वह जगह है जहां पूरब पश्चिम से, ये लाइनें अगर लिखते हो ना अपने आंसर में तो बहुत अच्छा मार्क्स देगा टीचर। पूरा ये ऐसा जगह है जहां पूरब पश्चिम से मिलता है, यानी हमारा जो पूरब है वो वेस्टर्नाइजेशन से मिलता है, पश्चिमीकरण से मिलता है। वे कहते थे कि यह एक ऐसी जगह है जहां पूरा विश्व मिलता है, इसलिए इसे हम विश्व भारती कहेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने विश्व भारती नाम दिया इसका। आगे उन्होंने एक पुणे के कार्यक्रम, वो पुणे गए थे, एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वदेशी या विदेशी छात्र जहां बिना किसी पूर्वाग्रह के भारतीय मन की सत्य को समझ सके, भारत में ऐसा कोई केंद्र नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया और इंडिया के बाहर के जो बच्चे हैं, भारतीय मन की सत्य को समझने के लिए बिना पूर्वाग्रह बनाए हुए समझ ले, ऐसा कोई केंद्र भारत में नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं उसका निर्माण कर रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिम देशों का दौरा किया, वहाँ शांति निकेतन के सिद्धांतों को लोगों के बीच में रखा, जिससे उन पश्चिमी देशों के छात्र भी इस शांति निकेतन में आने लगे। परंतु इस शांति निकेतन का खर्च इतना बढ़ गया कि इस निकेतन का खर्च चलाने के लिए शहर दर शहर रविन्द्रनाथ टैगोर खुद घूमकर नाटकों का मंचन करते, एक्टिंग करते, स्टेज पे जाते और खर्च निकालकर इस शांति निकेतन का संचालन करते थे। उसी क्रम में एक उनका नाटक था चित्रांगदा। नाटक प्रस्तुत करने के क्रम में वो दिल्ली आए, जहां गांधी जी को पता चला कि वो दिल्ली आए हुए हैं। वो एक 75 साल का उम्र मोटा मोटी उनका रहा होगा। शांति निकेतन के लिए वो कितना उत्साहित थे और कितना उनके मन में बसा हुआ था कि उसका खर्च निकालने के लिए वो खुद एक्टिंग को तैयार हो गए। वो खुद जाकर के नाटक का मंचन करते और खर्च निकालते। आप सोच सकते हो उस गुरुदेव ने, उस महान विभूति ने अपने जीवन में क्या क्या कष्ट सहे होंगे।
इस राष्ट्र निर्माण के पीछे उनकी क्या मानसिकता रही होगी, क्या विचारधारा और क्या तकलीफ़ें झेली होंगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। जिसके परिवार के पास इतना सब कुछ रहा हो, सब कुछ को छोड़ करके, सब बेच बाच करके इस शांति निकेतन में उन्होंने लगा दिया। तो राष्ट्र निर्माण में इनकी क्या भूमिका है, इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। 75 साल का उम्र, आप सोचो। जब गांधी जी को पता चला कि टैगोर, तो वो गए मिलने। गांधी जी के कहने पर आर्थिक सहायता मिली और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वास्थ्य देख का भाव विभव हो गए, वो काफ़ी परेशान हो गए। और गांधी जी ने कहा कि गुरुदेव, अब आपके ये सब करने का उम्र नहीं है, अब आपके आराम करने का उम्र है। खैर वो सहायता मिली, आर्थिक सहायता मिली। दिल्ली से जब वो कलकत्ता आए वापस, तो साथ में एक बीमारी भी उनके साथ आ गया। कानों से कम सुनना, आँखों की रोशनी कम हो जाना, उसका दिन ब दिन सेहत गिरता चला गया। एक रात बेहोश होकर के गिर गए थे। तो उस वक्त इस तरह से फैसिलिटी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी। डॉक्टर को बुलाया गया, आनंद फानंद, डॉक्टर को आने में भी काफ़ी समय लगा। खैर वो बचे। फिर वो उसके बाद वो फिर बहुत बढ़िया सेहत उनका कभी नहीं रहा और ऐसे ही जीवन उनका चलता रहा। तो खैर अभी तो शांति निकेतन की हम बात कर रहे हैं। तो ये शांति, उनका स्वास्थ्य देखे गांधी जी काफ़ी विचलित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जय हो गीत की रचना की। कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद इस गीत को गाया था। आज़ादी के बाद CR दास ने राष्ट्रगान को देश का वैभव और ज्ञान बताया था। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा हुआ है, अमार सुनार बांग्ला। ठीक है, वही जनगण मन को लेकर कुछ विवाद भी खड़े हुए कि यह गोरी सरकार की तारीफ में लिखा गया है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना कैसरे हिंद यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। लेकिन अब लोग इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने इसका खैर काफ़ी ये उनको दुख हुआ। वहीं जनगण मन को लेकर कुछ विवाद भी खड़े हुए, जिनमें लोगों ने विवाद खड़े किए कि यह गोरी सरकार की तारीफ में लिखा गया है गीत है, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। उन्होंने वायसराय को लिखा कि मैं अपने लाखों करोड़ों देशवासियों के साथ खड़ा हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के माफिया रहे जनरल डायर को माफ़ी मिलने पे अंग्रेज़ों को लिखा कि आप जनरल डायर को गोरे सरकारों ने माफ़ कर दिया है, लेकिन यह बेहद घिनौना है। इस नाइटहुड की उपाधि लौटाने पर लोगों की मानसिकता पर गहरी छाप छोड़ी। यह वही गुरुदेव हैं जिनका यूरोप में काफ़ी सम्मान किया गया, वही गुरुदेव हैं जिनका यूरोप की सरकारों ने, राजाओं ने, सांसदों ने काफ़ी सम्मान किया था। ठीक है, तो ये ऐसी देखो, सम्मान करना आपको हो सकता है लगे कि यार कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप सोचो एक गुलाम देश का नागरिक, ठीक है, एक कॉलोनी का आदमी जिसको अपने ज्ञान की बदौलत जिसका सम्मान हो, कितना बड़ा मार्ग हो सकता है। तो ये उनकी शख्सियत थी। जहाँ भी जाते लोग उनको देख के खड़े हो जाते थे। आइंस्टीन भी उनसे मिलने के लिए तत्पर रहता था। इटली, जर्मनी, इराक, सभी देशों ने उनके सम्मान में काफ़ी पलके बिछाए रहते थे। ज्ञान की ऐसी निर्मल धारा उनके अंदर बहती थी कि उस ज्ञान की बदौलत उनका इतना सम्मान होता था। नेक्स्ट है, गुरुदेव के सपनों का शांति निकेतन खून पसीनों से संजोया गया, जो अनूठी शिक्षा नीति के लिए विश्व भर में एक नमूना पेश करता है। दुनिया के देश विदेश से आए छात्र यहाँ पर आकर गौरव की अनुभूति का एहसास करते हैं। आज भी शांति निकेतन में वृक्षों के नीचे कक्षाएं लगती हैं। ठीक है, दिन की शुरुआत प्रार्थना के प्राचीन अंदाज से होता है। रोजगार सृजन करने वाले पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। अब आज के डेट में शिक्षण संस्थानों को अगर देखो तो सिर्फ आपको एजुकेशन दे दिया जाता है
लेकिन आपको रोजगार सृजन का कोई ऐसा व्यवस्था हमारे यहाँ, लेकिन शांति निकेतन में ही एक श्री निकेतन नामक संस्थान भी है, जहाँ बच्चों को शिल्प कला स्कल्पचर आदि की शिक्षा दी जाती है ताकि वो रोजगार का सृजन हो सके। तो वहाँ के बच्चे जब भी वो एजुकेशन लेके निकलते हैं तो उनको रोजगार की दिक्कत नहीं। इसलिए आप देखोगे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर का इतना प्रभाव है। हालांकि इसके बाद बंगाली और सारे बंगालियों में अब बंगालियों का लिटरेचर बहुत अच्छा देखो, उनकी पेंटिंग, साहित्य, ये सब एक्टिंग, कला पे काफ़ी फोकस होते हैं बंगाली। तो वहाँ के रग रग में ये चीज़ है। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की काफ़ी अहम भूमिका रही है। और ये भी कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर वो तत्व विद्वान है या आया तो वो बंगाल की देन है, बंगाली मानुष की देन है। तो छात्रों के लिए संगीत को जरूरी बनाया, रोजगार सृजन करने वाले पाठ्यक्रम चलाए, छात्रों के लिए संगीत को जरूरी बनाया गया है। वहाँ के छात्र संगीत में डूबकर, वहाँ के छात्र जो है संगीत में डूबकर टैगोर को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उनके साहित्य में लॉजिकल थिंकिंग छुपा हुआ है। उनका साहित्य एक्चुअली, उनके साहित्य को अगर आप पढ़ो तो उनके साहित्य में एक रूमानियत है, रोमांसिटिज्म है, दुख है, राष्ट्र निर्माण की भावना है। इस तरह से कई चीज़ें उनके साहित्यों में आएगी। तो वो एक काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग है। वो ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे लिखा गया कोई भी उनका साहित्य नहीं है, इसलिए वो इतना वर्ल्ड फेमस है। आप सोचो, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होकर इतना उस जमाने में इतना हाईली एजुकेटेड, इतना फेमस होना कोई खास बात तो होगी। और इनका साहित्य, चित्रकारी, भाषा, संगीत में ये काफ़ी पारंगत है, इसलिए इनको ये ख्याति मिली है। आगे चलते हैं। आगे है चित्रकारी। ठीक है, आगे क्या है, चित्रकारी की बात करते हैं। 70 वर्ष की उम्र में चित्रकारी की शुरुआत की और 300 से ज़्यादा चित्रों का अंकन किया, 3000 से ज़्यादा चित्रों का अंकन किया उन्होंने। आज भी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र, उनकी लिखी हुई हैंडराइटिंग को नमूना के रूप में संजो कर रखा गया है। तो चित्रकारी में भी वो काफ़ी, उनकी चित्रकारी देखोगे तो जीवंत चित्रकारी जैसा महसूस होता है, काफ़ी फेमस है। आज वहाँ के बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे चलते हैं। समाज के बारे में देखिए उनकी क्या सोच थी। भारतीय विरासत के लिए उनका देश विदेशों में कहना था, जो भारत की विरासत थी उसके बारे में देश विदेशों में उनका कहना था कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, जो इसकी एकता को मजबूत बनाती है। यही एकता इसके आत्मा में समाई हुई है और यह किसी उदासीनता के कारण नहीं है, ठीक है, बल्कि भाईचारा और अपनापन के कारण पैदा हुई है। इनके सम्मान में अनेक देशों ने, जैसे कि जर्मनी, इटली, ईरान, इराक इत्यादि, टर्की उर्की जो भी है, ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राजशाही तौर तरीकों से सम्मान दर्शाता है। यह गुलाम देश के नागरिक को जो गैर राजनीतिक क्षेत्र से आता है उनके प्रति इतना सम्मान, ये एक आश्चर्य की बात हो जाती है। एक गुलाम देश का अपना नागरिक थे उस टाइम में। तो ये समाज के बारे में इनकी ये सोच थी, ठीक है, इसी आधार पे इनको ये सम्मान लोग देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं भाषा की बात। एक बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन में इनको दीक्षांत समारोह में, यानी कि इनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, तो इनको भाषण देना था, चीफ गेस्ट को भाषण देना होता है। तो वहाँ परंपरा थी कि वहाँ के चीफ गेस्ट जो भी होते थे वह अंग्रेजी में भाषण देते थे, ठीक है। वहाँ के चीफ गेस्ट जो भी होते थे वो किस भाषा में भाषण देते थे, अंग्रेजी में भाषण देते थे। तो इनको अंग्रेजी में भाषण देना था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं अपनी मातृभाषा में
यानी वो बंगाली जानते थे, बंगाल के थे, तो बंगाली भाषा में दूंगा। इस पर अगर राजी हो तो मैं चलूँगा। लोग राजी हुए तो फिर वहाँ पे मुझ गए और अपनी भाषा में, बंगाली भाषा में उन्होंने जा कर के संबोधन किया। तो भाषा के रूप के बारे में वो कहते हैं कि अंग्रेजी सुंदर है, संपन्न है, लेकिन हम उसे मातृभाषा की कीमत पर कभी उसे स्वीकार नहीं कर सकते। मातृभाषा की कीमत पे हम कभी उसे स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा के आधार पे कभी हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है रविंद्र संगीत। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये रविंद्र संगीत। आप अपने आंसर में रविंद्र संगीत की चर्चा जरूर करें। ठीक है, तो रविंद्र संगीत के बारे में कहता है कि चलिए, एक अच्छे लेखक, मैंने एक बार यहाँ तक के फिर उसी लाइन को मैंने जो पहला लाइन वहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा था उसको उठा के यहाँ फिर रखा है। अच्छे कवि, अच्छे लेखक, कवि, इनसे भी अच्छे उपन्यासकार, कथाकार, बेजोड़ चित्रकार, महान देशभक्त, दुनिया को अपने कदमों से नापने वाला एक नायाब सैलानी, अद्भुत शिक्षा शास्त्री, शानदार अभिनेता और संगीत की एक नई शैली के जनक। रविंद्र ने जिस स्वर लहरी को अपने अंदर महसूस किया, वह भौतिक जीवन, दर्शन, कुदरत का एक नया रूप, आध्यात्मिक शक्ति, घनघोर उदासी से उभरने का एक जरिया हुआ। ठीक है, वो एक हुआ ये कि 12-13 साल की उम्र में माँ का देहांत हो गया। ठीक है, उनकी जब शादी हुई तो उनकी बीवी की उम्र मात्र 11 साल की थी, और 20 या 22 साल की उम्र, 20 साल की उम्र में उनकी बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद 5 बच्चे थे, बच्चों का देहांत हो गया है। भाभी, माँ के बाद भाभी ने काफ़ी ख्याल रखा था, भाभी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया, बड़े भाई का देहांत हो गया। इस तरह से एक पे एक उनके परिवार में ऐसा चलता आ रहा था। वो काफ़ी अंदर से हिले हुए थे उनका, और परिवार के लोग के पास वो समय नहीं होता था। भाभी ने उनकी आत्महत्या कर ली थी किसी वजह से। परिवार के पास वो समय नहीं होता था कि आपस में एक साथ बैठ सके दुखों को। तो ये जो उनके अंदर एक उदासी थी, घनघोर उदासी, उसी से ये निकला हुआ सब तीर है, तर्कस है, जिसको हम कहते हैं कि रविंद्र ने जिस स्वर लहरी को अपने अंदर महसूस किया, वो भौतिक जीवन, दर्शन, कुदरत का एक नया रूप, आध्यात्मिक शक्ति, घनघोर उदासी से उभरने का एक जरिया हुआ, जो पूरे संसार के आत्मा को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पूरे संसार की आत्मा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। रविंद्र के मन में संगीत के प्रति भाव जागृत हुआ था जब वह हिमालय दर्शन पे गए थे। हिमालय की वादियाँ, सरसराता झरना, सबका दीदार हुआ और हिमालय के संगीत से आंखें चार हो कर बैठे। सूर गंगा रविंद्र के शरीर में कन कन बहती रही। इनका पूरा परिवार संगीत में खास रुचि रखता था। ठीक है, तो ये जब अपने पिता के साथ जब ये हिमालय के इस पे गए थे, तो वहाँ इनको एक ललक पैदा हो गई थी अंदर से, कहीं ना कहीं वो तत्व इनके अंदर इनबिल्ड हो रहा था। ठीक है, इसलिए काफ़ी संगीत को लेकर के काफ़ी रुचि दिखा देते हैं, और पूरा परिवार इनका संगीत कला में काफ़ी रुचि रखता है। और बंगालियों में तो ऐसे खास करके पाया ही जाता है, और इनके परिवार में तो खास कर देता है, बड़े भाई, भाभी, बच्चे सब। लेकिन इनके पिताजी को संगीत में बहुत ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन एक अच्छे श्रोता जरूर थे। इसी का अंजाम हुआ कि ये परिवार ऐसा हुआ जिसको इतनी ख्याति मिली और इतने अच्छी रचनाओं को आकार दिया है। आगे चलते हैं। कई राज्यों के लोकगीतों से निकली हुई मिठास, तो कभी शांति निकेतन में सुबह की उम्मीद भरी किरण की धुन, तो कभी अपनों की विदाई से उपजा मन को भाववित कर देने वाला संगीत, तो कभी पश्चिम तो कभी पूरब के परदेसी सरगम। इन्हीं सब ने गुरुदेव के दिलों को झोरा, तो निकली संगीत की एक अलौकिक धारा। ठीक है,
जिस तरह के शब्दों का मैंने प्रयोग किया है ना, अगर एग्ज़ाम में अगर आप कर दोगे तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा मार्क्स लेके आओगे कि खुद और दूसरे भी आश्चर्यचकित करेंगे कि ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो झकझोर दिया तो निकली संगीत की एक अलौकिक धारा। ठीक है, रविंद्र संगीत को के जानकार इनके संगीत को 3 हिस्सों में बांटते हैं। रविंद्र संगीत के जो जानकार है इनके संगीत को 3 हिस्सों में बांटते हैं। प्रथम हिस्से में लेते हैं कि वो हुस्न और सूफियाना संगीत है उनके प्रथम हिस्से के पहले 20 साल के। दूसरे जो पार्ट में आता है, दूसरा जो उनका 20 साल है, जिंदगी से निकला, दुख भरी जिंदगी से निकला और शांति संगीत है। दुख भरी जिंदगी से निकला एक और शांति संगीत है। तीसरा लोकगीत और राग रागनियों का अनूठा प्रयोग किया है इन्होंने। तो अगर आप संगीत के बारे में लिखो और रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत को इस 3 पार्टों में बांट के अपने आंसर शीट में बता दो कि प्रथम हुस्न और सूफियाना है, दूसरा में दुख भरी जिंदगी से निकला और शांति संगीत है, तीसरा राग रागनियों का अनूठा प्रयोग है, तो काफ़ी एक पावरफुल आपको विपन्स है अच्छे मार्क्स उठाने के लिए। चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। हिंदुस्तानी संगीत का यह मौलिक व्याख्या भी करते थे। उनका मानना था कि हमारे रागों में करुण भाव है, शब्दों के बेहतरीन अर्थों को पिरोना ही अंतिम लक्ष्य है होना चाहिए। इनका संगीत आम आदमी और लोक भावना के लिए है। संगीत सारे भावनाओं को समेटे हुए गुरुदेव का ठुमरी भजन से भी गहरा रिश्ता रहा है। देसी विदेशी दोनों को भी अपनाया है, देसी संगीतों को और विदेशी संगीतों दोनों को मिक्स करके भी अपनाया है। इसलिए आप इनके संगीतों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे इंग्लिश गाने जो है आपको वहाँ, वेस्टर्न गाने आपको मिलेंगे इनके संगीतों में। अपनाया है, अनेक संगीतों की लहरें तैयार की। हमें चाहिए कि गुरुदेव के संगीत को नई नस्लों तक पहुँचाए। रविंद्र संगीत भारत की ही नहीं दुनिया भर में अपनी एक पहचान बनाई है जिस पर भारत को गर्व है। ठीक है, तो ये रहा आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, आपको मैंने डिटेल एक नोट्स दे दिया है। आप एक बार इसको पढ़ लें, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस एक कहानी के रूप में पढ़ना है। आप देखेंगे कि आपको एक अच्छा खासा आपको यहाँ से नोट्स मिल गया, तैयार कर लीजिए अपने हिसाब से। और तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको आपके सामने लाता रहूँ। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।